मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट पढ़ा था और उसका केवल एक ही क्वेश्चन किया था। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने तुमको करने के लिए दिए थे। तो चलो इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेते हैं। शायद कई लोगों ने कर लिया होगा, है ना? तो वो हमको दे रखा है कि कोई प्लेन मिरर है जिसकी टोटल लेंथ d है, तो ऑब्वियसली ऊपर भी लेंथ d/2 और नीचे भी d/2 होगी। अब देखो इस मिरर से L डिस्टेंस पर कोई छोटा-सा ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से L डिस्टेंस और दूर ऐसा कोई y एक्सिस है, ठीक है ना? अब बताओ ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज़ निकलेंगी, ये रेज़ मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज़ y एक्सिस से गुजरेंगी ना? बस हमको पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रेज़ y एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी वो देखना है। और उसके बाद आगे हमको पूछा है कि कोई ऑब्जर्वर v की कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर y एक्सिस के अलोंग चल रहा हो तो कितने टाइम तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी वो देखना है ना? तो कहने का मतलब वही है कि रिफ्लेक्टेड y एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी वो देखना है। और मैंने चमका कर बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज़ कहाँ से कहाँ तक पाई जाएँगी ये पूछा है। मतलब शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि इनडायरेक्टली हमको y एक्सिस पर फील्ड ऑफ व्यू देखना है। तो बस मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना हो तो उसका सेट तरीका होता है। हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम रेस बनाते हैं, मतलब मिरर से टकराने वाली पहली रे और मिरर से टकराने वाली लास्ट रे। चलो सबसे पहले पहली रे देखते हैं। तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली सबसे पहली रे ये होगी। और बताओ ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना? तो वही कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली सबसे ऊपर वाली ये पहली रे होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, तो ये y एक्सिस पर पहुंचने वाली पहली रे ये होगी। चलो ऐसे ही लास्ट रे की बात करते हैं। तो बताओ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली सबसे लास्ट रे ये होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, तो ये लास्ट रे होगी जो y एक्सिस से गुजरेगी। बस तुम बताओ कि y एक्सिस से गुजरने वाली पहली रे ये होगी और y एक्सिस से गुजरने वाली लास्ट रे ये होगी। मतलब y एक्सिस पर जो भी रिफ्लेक्टेड रेज़ है वो यहाँ से यहाँ तक पाई जाएँगी, है ना? जो भी रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं वो y एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक पाई जाएँगी। तो बस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम ज्योमेट्री लगाएँगे। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्लेन मिरर में ज्योमेट्री लगाने का भी सेट तरीका होता है। तो मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में कभी भी ज्योमेट्री लगानी है, बस एक ही काम करेंगे आप कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे। तो बस ज्योमेट्री के लिए वही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे। तो चलो सबसे पहले जो सबसे पहली रे उसको पकड़ते हैं। तो इसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे। पहले इंसिडेंट रे से, ये तुम बताओ कि इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनेगा और फिर रिफ्लेक्टेड रे से, तो रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनेगा। वैसे तो श्रद्धा हो तो ये वाला भी ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन पता होगा इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनाएँगे और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाएँगे। तो तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बताओ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से, है ना? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे वो सिमिलर तो ज़रूर होंगे, और सिमिलर होंगे मतलब साइड सेम रेशियो में होंगी। तो तुम देखते ही बताओ कि बताओ इसकी x वाली साइड कितनी है L और इसकी x वाली साइड कितनी है 2L, है ना? तुम बताओ ये भी L और ये भी L, तो टोटल कितनी हो गई 2L। बस हम देख सकते हैं इसकी x वाली साइड L और इसकी x वाली साइड 2L। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इसकी x वाली साइड डबल है, तो प्रोपोर्शनली y वाली साइड भी डबल होगी। तो बताओ
इसकी y वाली साइड d/2 है, तो इसकी y वाली साइड d/2 का डबल मतलब d हो जाएगी। चलो, वैसे ही यही चीज लास्ट रे के लिए भी करते हैं। तो जो लास्ट रे है उसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो बताओ, इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनेगा, और इस रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनेगा। यहाँ भी वही कहानी चलेगी। तो बताओ, इसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर जरूर होंगे, मतलब साइड सेम रेशियो में होंगी। तो बता, इसकी एक्स वाली साइड L और इसकी एक्स वाली साइड 2L, इसकी तुलना में इसकी एक्स वाली साइड डबल है, तो प्रोपोर्शनली y वाली साइड भी डबल होगी। इसकी y वाली साइड d/2 है, तो इसकी y वाली साइड d/2 का डबल मतलब d होगी। अब बताओ, ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई बीच वाली, ये डिस्टेंस देखनी है। तो ये डिस्टेंस तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है ना। तो तुम बताओ, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली टोटल डिस्टेंस d है, तो उसके पैरेलल ये डिस्टेंस भी d होगी। बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, ये भी डिस्टेंस d, ये भी डिस्टेंस d और ये भी डिस्टेंस d। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3d। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे y एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक पाई जाएंगी, मतलब कितनी डिस्टेंस तक पाई जाएंगी, 3d डिस्टेंस तक पाई जाएंगी, है ना। बस अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है ना। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई ऑब्जर्वर v की कांस्टेंट वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो कितने टाइम तक इसको इमेज दिखेगी वो देखना है। तो ये तो हम आज ही कर चुके हैं ना। तो मैंने क्लियरली बताया था कि बता, जितने टाइम तक ये आदमी फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तब तक तो इसको रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, मतलब इमेज दिखेगी। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो गया तो इसको इमेज नहीं दिखेगी। तो बस एक ही चीज कि बता, जितने टाइम तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तभी तक इसको इमेज दिखेगी। बस कितने टाइम तक इमेज दिखेगी वो पूछा है, मतलब इनडायरेक्ट हमको पूछा है कि फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कितने टाइम तक रहेगा वो देखना है। बस तुम बताओ कि फील्ड ऑफ व्यू के अंदर, है ना, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहने तक इसका डिस्प्लेसमेंट 3d होगा और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है। तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कितने टाइम तक रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपन स्पीड। तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट 3d/v, 3d/v इतने टाइम तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, तो इतने टाइम तक इसको इमेज दिखेगी। हाँ बच्चों, उसके बाद एक और क्वेश्चन तुमको करने के लिए दिया था, उसको भी देख लेना। ये तुमको दे रखा है कि एल एन का कोई प्लेन मिरर है। अब ये भी डिस्टेंस एल और ये वर्टिकल हाइट भी एल है, तो एल डिस्टेंस पीछे और एल डिस्टेंस ऊपर ऐसा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो, इस मिरर से एल डिस्टेंस पर ऐसा कोई वाई एक्सिस है। ये तो बस तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज निकलेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज निकलेंगी और ये रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वाई एक्सिस से गुजरेंगी ना। बस हमको देखना है कि रिफ्लेक्टेड रेज वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक पाई जाएंगी वो देखना है। और उसके बाद वही घिसी पिटी कहानी कि कोई ऑब्जर्वर v की कांस्टेंट वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो कितने टाइम तक इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी वो देखना है। ये तुम आराम से बताओ कि हमको पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रेज y एक्सिस पर कहां से कहां तक पाई जाएंगी वो पूछा है। मतलब समझ गए कि इस बार भी इनडायरेक्टली हमको y एक्सिस पर फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो उसका बस एक ही तरीका कि वो एक्सट्रीम रेस बनाएंगे, मिरर से टकराने वाली पहली रे और लास्ट रे। स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली पहली रे देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली पहली रे ये होगी, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली पहली रे ये होगी, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, मतलब वाई एक्सिस से गुजरने वाली सबसे पहली रे ये होगी। बस ये रे वाई एक्सिस पर कितनी हाइट पर मिलेगी वो देखना है।
तो बताओ उसके लिए ज्योमेट्री लगानी होगी और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्लेन मिरर में ज्योमेट्री लगाने का सेट तरीका होता है। कोई क्या करते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बताओ इंसिडेंट रे से तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया और इस रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बना दिया। अब तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वो सिमिलर जरूर होंगे। चेक कर चुके हैं ना? तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वो सिमिलर जरूर होंगे और सिमिलर होंगे मतलब साइड सेम रेशियो में होंगी। तो बता इसकी हॉरिजॉन्टल साइड कितनी है, एल, और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड एल और एल 2L है। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इसकी हॉरिजॉन्टल साइड डबल है तो प्रोपोर्शनली वर्टिकल साइड भी डबल होगी। तो बताओ इसकी वर्टिकल साइड एल है तो इसकी वर्टिकल साइड कितनी होगी, 2L। तो बताओ इसी को हम मतलब y इक्वल टू 0 मान रहे हैं, है ना? तो बताओ ये जो पहली रे वो y एक्सिस पर कितनी हाइट से गुजरेगी, 2L हाइट पे। तो हम अपने सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि ये पहली जो रे है वो y एक्सिस पर कहाँ से गुजरेगी, y इक्वल टू 2L से गुजरेगी। तो ये पहली रे बना दी, है ना? अलग से चित्र बनाने का टाइम नहीं है तो इसमें लास्ट रे भी इसी चित्र में बना देता हूँ। बच्चों ये तो पहली रे की बात कर ली, अब हम लास्ट रे की बात करते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली लास्ट रे ये होगी, है ना? वही कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली लास्ट रे ये होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी, है ना? तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी मतलब ये लास्ट रे होगी, ठीक है ना? तो समझते हो। अलग से चित्र नहीं बना पाऊंगा तो यही बना देता हूँ। तो बताओ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली और मिरर से टकराने वाली लास्ट रे ये होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएगी तो ये वाई एक्सिस से गुजरने वाली लास्ट रे होगी। बस ये रे वाई एक्सिस पर कितनी हाइट से गुजरेगी वो देखना है। तो उसके लिए भी ज्योमेट्री लगानी है और हमको रटा हुआ है कि प्लेन मिरर में ज्योमेट्री लगाने का सेट तरीका होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो होता है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बना रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाते हैं। अब तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इस बार भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर जरूर होंगे और सिमिलर होंगे मतलब साइड सेम रेशियो में होंगी। तो पहले बताओ, क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इससे साइड सेम रेशियो में होंगी। तो तुम देखते बताओ कि इसकी एक्स वाली साइड कितनी है, बताओ 2L, ये भी L और ये भी L ना। तो इसकी एक्स वाली साइड 2L है और इसकी एक्स वाली साइड L है। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इसकी एक्स वाली साइड आधी है तो प्रोपोर्शनली y वाली साइड भी आधी होगी। तो इसकी y वाली साइड L है तो इसकी y वाली साइड आधी होगी मतलब L/2 होगी। तो ये लास्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी। और तुम खुद बताओ ये लास्ट रिफ्लेक्टेड रे किस, है ना, लास्ट रिफ्लेक्टेड रे y एक्सिस पर कहां से गुजर रही है, y इक्वल टू L/2 से गुजर रही है। बस अब तो तुम देखते ही बताओ, है ना? तो अब तो तुम देखते ही बताओ कि पहली रिफ्लेक्टेड है y इक्वल 2L से गुजर रही है, लास्ट रिफ्लेक्टेड है y इक्वल टू L/2 से गुजर रही है। तो तुम बताओ कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो y एक्सिस पर कहां से कहां तक पाई जाएंगी, y इक्वल टू L/2 से y इक्वल 2L तक पाई जाएंगी। मतलब सारी रिफ्लेक्टेड है y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस तक पाई जाएंगी, 2L माइनस L/2 मतलब 3L/2 कितनी डिस्टेंस तक पाई जाएंगी। बस अब हमको पूछा है कि कोई ऑब्जर्वर है जो v की कांस्टेंट वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, कितने टाइम तक इसको इमेज दिखेगी। तो हमको पता है कि बता जितने टाइम तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा तभी तक इसको इमेज दिखेगी। बस कितने टाइम तक इमेज दिखेगी वो देखना है, मतलब इनडायरेक्टली देखना है कि कितने टाइम तक ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा। बस तुम आराम से बताओ
ये बताओ फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इसका डिस्टेंस ट्रैवल 3l/2 और इसकी कांस्टेंट स्पीड v है, तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कितने टाइम तक रहेगा? सिंपली इसका डिस्प्लेसमेंट अपन स्पीड, तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट 3l/2 अपन स्पीड v, तो कितना आ गया 3l/2v, तो 3l/2v इतने टाइम तक फील्ड ऑफ व्यू के अंदर रहेगा, तो इतने टाइम तक इसको इमेज दिखेगी। हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने प्लेन मिरर से, है ना, अभी तक तो हमने प्लेन मिरर से किसी बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना देखा था, लेकिन अब देखते हैं कि प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी वो देखते हैं ना। तो उसके लिए नॉर्मल सा केस दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है और इस बार, है ना, इस बार प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है, जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं। तो एक बार देखते हैं कि प्लेन मिरर के सामने बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हो तो इसकी इमेज कैसी बनेगी वो देखना है। तो ध्यान रखना तुम कि प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हो तो फिर इमेज को देखने का ये तरीका होता है यार कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की इमेज देखते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट की इमेज देखते हैं और उससे हम कंप्लीट इमेज का आइडिया लगा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस पहले पॉइंट की मतलब ए की इमेज देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ ए पॉइंट मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा उसकी इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी, है ना। तो बस ए पॉइंट मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। तो चलो ए की जो इमेज बनी उसको ए डैश, और ऐसे बी की इमेज, तो बी में भी वही कि मतलब बी पॉइंट भी मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। मतलब बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। बस तुम आराम से बताओ, ए की इमेज ए डैश यहाँ बन रही है, बी की इमेज बी डैश यहाँ बन रही है, तो तब कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी, है ना। कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। बस इससे हम, है ना, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ प्लेन मिरर के सामने अगर कोई, है ना, प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखे तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। वही कंसेप्ट होगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे है उसकी इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी, है ना। और उसके बाद साथ में ये भी बोल सकते हैं, है ना, फिगर से ही दिख रहा है, इस बार ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी इमेज की हाइट भी उतनी होगी। तो अच्छे ध्यान रखना कि प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो तो इमेज का कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है इमेज की हाइट भी उतनी होती है ना। और ये तो तुम जनरलाइज फॉर्म में ध्यान रखना, है ना, जनरली याद रखना कि प्लेन सरफेस से तो चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो मैग्निफिकेशन बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है इमेज की हाइट भी उतनी होगी, है ना। चलो अगला केस दे रहा हूँ। इस बार भी प्लेन मिरर है, उसके सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए भी रखा है, ठीक है ना। अगला केस देते हैं, तो इस बार भी प्लेन मिरर के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए भी रखा है लेकिन टेढ़ा रखा है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो यहाँ भी वही तरीका कि सबसे पहले पॉइंट ए की इमेज बना देंगे, लास्ट पॉइंट की इमेज बनाएंगे और उससे हम कंप्लीट इमेज का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट ए की इमेज, वही कंसेप्ट यार कि बता ए पॉइंट मिरर से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे है तो उसकी इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी, तो ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी। ऐसे बी की इमेज, तो वही चीज कि बताओ बी पॉइंट भी मिरर से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे है तो इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी, तो बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। बस आराम से बताओ, ए की इमेज ए डैश यहाँ बनेगी, बी की इमेज बी डैश यहाँ बनेगी। तो कंप्लीट इमेज, है ना, कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश ऐसी बन जाएगी। तो वापस वही चीज बोल सकते हैं ना। तुम खुद बताओ कि इस बार भी ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है इमेज की भी उतनी ना। बस यहाँ से हम फिर से बोल सकते हैं ना, फिर से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लेन मिरर के सामने, है ना, प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखें तब भी घबराने की जरूरत नहीं। वही चीज कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट
मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा, इमेज मिरर से उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी, इमेज की साइज भी उतनी होगी। और तीसरी एक और चीज बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का नॉर्मल के साथ जितना एंगल बन रहा है, इमेज का भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनेगा, है ना? ये ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। चलो एक और छोटी चीज देख सकते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होगा, तो ऑब्वियसली उसका मिरर के साथ भी एंगल सेम ही होगा। कह सकते हैं ना यार कि ऑब्जेक्ट और इमेज का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होगा, तो मिरर के साथ भी एंगल सेम होगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो मिरर होगा वो ऑब्जेक्ट और, है ना, जो मिरर होगा वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी बन रही है, तो जो मिरर होगा वो दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, है ना? तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन हम कंफर्म बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर के सामने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखे तब भी वही रिजल्ट, कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा, इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख ली कि प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो तो इमेज का कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी, इमेज की साइज भी उतनी होगी। या अगर हमको मैग्निफिकेशन पूछे तो देखो, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन 9-10 में तुमने सुन रखा होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज की हाइट जितने टाइम्स होती है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या मैग्निफिकेशन को किताबी शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इमेज की हाइट अपन ऑब्जेक्ट की हाइट। लेकिन हमको पता है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो तो ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी, इमेज की हाइट भी उतनी होगी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे, मतलब मैग्निफिकेशन 1 होगा। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना देखा। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल है और उसकी इमेज हमको ऐसी वर्टिकल बनानी है। तो हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, इमेज वर्टिकल बनानी है, तो मिरर कैसा रखना होगा वो देखना है ना? तो इसी वाले पार्ट पे हम देख चुके थे ना, ये हम देख चुके थे। बताओ ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो दोनों मिरर से बराबर एंगल बनाते हैं। मतलब जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में, मतलब एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होना चाहिए। उसके लिए ऑब्जेक्ट की लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, इमेज की लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं। और बताओ जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच होना चाहिए, मतलब इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होना चाहिए। मतलब मिरर का इसके साथ भी एंगल 45 और इसके साथ भी एंगल 45 होना चाहिए। हाँ बच्चों, अब इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है जो बुक में दिया होता है। ठीक है, जैसे हमको दे रखा है कि कोई बड़ा सा मिरर है, उसके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है और आदमी अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए वो देखते हैं, है ना? तो चलो मान लेते हैं इस बार आदमी है जिसको सिंबॉलिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आदमी की आंखों का लेवल है, और चलो आंखों के ऊपर इसकी हाइट x है और आंखों के नीचे इसकी हाइट y है। मतलब कहने का मतलब है कि आदमी की टोटल लेंथ x प्लस y, जिसमें आंखों के ऊपर x और आंखों के नीचे y है। अब देखो, इसके सामने इसके सामने कोई बड़ा सा प्लेन मिरर रखा हुआ है। बस आदमी, है ना, आदमी को मिरर में अपनी इमेज दिखेगी, तो बस आदमी को अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो ध्यान रखना कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन हो तो उसको करने का तरीका होता है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब आदमी के सर से भी रेज निकलेंगी, ठीक है ना? तो आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब आदमी के सर से भी रेज निकलेंगी। और बताओ, आदमी के सर से निकलने वाली रेज
मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को सर की इमेज दिख जाएगी, है ना? तो ये बोल सकते हैं कि आदमी के सर से भी रेज निकलेंगी, फिर आदमी के सर से भी रेज निकलेंगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को सर की इमेज दिख जाएगी। ऐसे ही, है ना? ऐसे ही आदमी के पैरों से भी रेज निकलेंगी। मान लेते हैं इसके जूते रेड कलर के हैं, तो बताओ आदमी के बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब क्या हो रहा है? ये आदमी के बॉटम मोस्ट पॉइंट में तो आदमी के पैरों से भी रेज निकलेंगी और बताओ ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के अगर आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को पैरों की मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट से भी रेज निकलेंगी और ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच गई तो आदमी को टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी और ऐसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी रेज निकलेंगी और ये रेस रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच गई तो उसको बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी। तो इस टाइप से आदमी को टॉप मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी और बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी, मतलब आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। तो तुम खुद बताओ कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इधर मिरर यूज हो रहा है ना? कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का ही मिरर यूज हो रहा है, उसके बाद वाला मिरर यूज नहीं हो रहा है। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का ही मिरर यूज हो रहा है। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ इतनी होगी। बस अब ये लेंथ कितनी होगी वो देखना है, तो उसके लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि है ना? सबसे पहले हमको देखना है कि आँखों के ऊपर मिरर की मिनिमम, है ना? सबसे पहले देखना है कि आँखों के ऊपर मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि उसके लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्लेन मिरर में कभी भी ज्योमेट्री लगानी हो तो बस एक ही तरीका कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएँगे। तो बस सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से आने वाली रेज़ को कंसीडर करते हैं। उसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना? तो बताओ इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनाते हैं। अब चलो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन इस बार कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, है ना? तुम बताओ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड से राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर तो होते ही हैं लेकिन साथ में ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये साइड दोनों में कॉमन है मतलब इस बार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारी साइड सेम होंगी, मतलब कंफर्म है कि ये साइड और ये साइड भी सेम होगी। तुम बताओ कि यहाँ, तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस x है, उसमें ये साइड और ये साइड सेम है तो आधी-आधी होगी। तो x में से ये भी x/2 और ये भी x/2 और तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि ये वाली डिस्टेंस x/2 है, तो उसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस भी x/2 ही होगी, है ना? तो ये डिस्टेंस x/2 है तो उसके पैरेलल ये भी डिस्टेंस x/2 होगी। तो बस हमको पता चल गया कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए आँखों के ऊपर मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ x/2 है। तो अब आँखों के नीचे मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो कॉमन सेंस से बोल सकता है कि आँखों के ऊपर मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ x/2 है, तो वैसे ही आँखों के नीचे मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ y/2 होगी। लेकिन चलो इसको भी एक बार मूर्खों टाइप से कर लेते हैं। तो बस आँखों के नीचे मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट से आने वाली रे को कंसीडर करते हैं और उसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बताओ इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन गया। बस यहाँ भी वही कहानी, है ना? यहाँ भी वही कहानी, इस बार भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से
जो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर तो होते ही हैं, लेकिन साथ में इस बार ये वाली साइड कॉमन भी है, इसलिए इस बार दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं कॉन्ग्रेंट भी होंगे, और कॉन्ग्रेंट होंगे तो सारी साइड सेम होंगी, मतलब कंफर्म है कि ये साइड और ये साइड भी सेम होगी। तो तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस y है, उसमें ये दोनों सेम होंगे तो आधे आधे होंगे, तो y में से ये भी y/2 और ये भी y/2, और तुम स्मार्टली बताओ कि ये डिस्टेंस y/2 है तो उसके पैरेलल ये डिस्टेंस भी y/2 हो गया ना। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम कंफर्म बोल सकते हैं कि आदमी को अगर अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, ये तो हम बोल सकते हैं कि आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है तो उसके लिए आंखों के ऊपर मिरर की रिक्वायर्ड लेंथ x/2 और आंखों के नीचे मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ y/2। तो आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी हो तो उसके लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी, x/2 प्लस y/2, मतलब x प्लस y/2। तो तुम बताओ कि बताओ आदमी की टोटल लेंथ x प्लस y है, और कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ x प्लस y/2 है, मतलब पक्का बोल सकते हैं कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की लेंथ की आधी होगी। जैसे आदमी की हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है तो उसकी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ उसकी आधी होगी, मतलब 90 सेंटीमीटर होगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बता ये जो रिजल्ट है वो आदमी और मिरर की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बता इसमें कहीं भी आदमी और मिरर की डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है ना। तो ये जो रिजल्ट है वो आदमी और मिरर की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब मिरर पास रखा हो तब भी मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की लेंथ की आधी, और मिरर दूर रखा हो तब भी मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की लेंथ की आधी होगी। बच्चों अभी हमने ये तो देख लिया कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की लेंथ की आधी होती है, तो देख चुके हैं। लेकिन आदमी की इमेज कहाँ बनेगी, कितनी हाइट की बनेगी, वो तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है ना। तो हमको कॉमन सेंस ही पता है कि बताओ आदमी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो द आदमी मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा उसकी इमेज मिरर से उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। प्लेन मिरर में यही तो होता है। तो कहाँ बनेगी उसमें से उतना ही नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आदमी मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा आदमी की इमेज उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे बनेगी। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, मतलब आदमी की जितनी हाइट है इमेज की हाइट भी बिंदास उतनी ही होगी। हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन अब उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सोच करके आंसर देना है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई आदमी है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, और हमको पता है कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए तो मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की हाइट की आधी होती है, मतलब 90 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इस बार कोई कंजूस आदमी है तो उसने क्या किया है कि अपने सामने एक बहुत छोटा सा मिरर रख दिया है। जैसे मान लेते हैं कि अपने सामने केवल 1 सेंटीमीटर लेंथ का ही मिरर रख दिया है ना। कंप्लीट इमेज देखने के लिए तो मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ आदमी की लेंथ की आधी होती है, लेकिन इस बार किसी मूर्ख इंसान ने अपने सामने बहुत छोटा सा मिरर रखा है। मान लेते हैं केवल 1 सेंटीमीटर हाइट का ही कोई बहुत छोटा सा मिरर रखा है। तो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, है ना, कॉन्फिडेंटली बताओ कि आदमी के सामने अगर कोई बहुत ही छोटा सा मिरर रख दें तब भी बताओ आदमी की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि आदमी के सामने अगर कोई बहुत छोटा सा मिरर रखें तब भी आदमी की इमेज जरूर बनेगी। तुम खुद बताओ कि अगर कोई छोटा सा मिरर रख दें फिर भी आदमी के बॉडी के हर पार्ट से निकलने वाली रेस इस मिरर से टकराएंगी ना। वही कि छोटा सा मिरर रख दें तब भी आदमी के बॉडी के हर पार्ट से निकलने वाली रेज इस मिरर से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब इमेज जरूर बनेगी, है ना। तो अच्छे से सॉरी ये अच्छे ध्यान रखना कि आदमी के सामने अगर, है ना,
आदमी के सामने अगर कोई छोटा-सा मिरर रखें, तब भी इमेज बनेगी, बिंदास उतनी डिस्टेंस की बनेगी और उतने ही हाइट की बनेगी। ये ध्यान रखना। आदमी के सामने कोई छोटा-सा मिरर रख दें, तब भी इमेज बनेगी, बिंदास उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी और उतनी हाइट की बनेगी। ऐसा मत सोचना कि छोटा-सा मिरर है तो इमेज की हाइट भी छोटी हो जाएगी, है ना? तो ध्यान रखना, इसके सामने कोई छोटा-सा मिरर रखें तब भी इमेज निश्चित बनेगी, उतनी डिस्टेंस पर बनेगी और उतनी हाइट की बनेगी। बस एक ही नुकसान होगा कि इस बार पूरी इमेज को एक ही पॉइंट से नहीं देखा जा सकेगा, है ना? तुम बताओ कि अगर बहुत छोटा-सा मिरर रखें, तो बताओ आदमी के पैर से निकलने वाली जो रेज़ हैं, है ना? छोटा-सा मिरर रखें तो आदमी के पैर से जो रेज़ निकलेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के बहुत ऊपर चली आएँगी। तो बताओ, है ना? वही कि बहुत छोटा-सा मिरर रखें तो आदमी के पैर से निकलने वाली रेज़ बहुत ऊपर चली जाएँगी। तो पैर की इमेज देखने के लिए उसको बहुत ऊपर जंप करना पड़ेगा। और ऐसे ही बताओ कि आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट से जो रेज़ निकलेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के, है ना? आदमी के टॉप क्या हो रहा है? ये आदमी के टॉप मोस्ट पॉइंट से जो रेज़ निकलेंगी, वो रेज़ रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं जाएँगी। तो इसकी इमेज देखने के लिए आदमी को बिल्कुल नीचे झुकना पड़ेगा। सही बोला? तो अच्छे ध्यान रखना। ये अच्छे ध्यान रखना कि आदमी के सामने कोई छोटा-सा मिरर रख दें, तब भी घबराना मत। बॉडी के हर पार्ट से निकलने वाली रेज़ मिरर से टकराएँगी, मतलब इमेज बनेगी, उतनी डिस्टेंस पर बनेगी और बिंदास उतनी हाइट की बनेगी, मतलब आदमी की हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट भी निश्चित रूप से 180 सेंटीमीटर ही होगी। बस एक ही नुकसान है कि पूरी इमेज को एक ही पॉइंट से नहीं देखा जा सकेगा। आदमी के बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो रेज़ निकलेंगी वो बहुत ऊपर चली आएँगी, तो उसकी इमेज देखने के लिए उसको ऊपर जंप करना पड़ेगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट से जो रेज़ होंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आएँगी, तो टॉप मोस्ट बिंदु की इमेज देखने के लिए उसको नीचे झुकना पड़ेगा, है ना? तो ये कांसेप्ट को आप जनरलाइज़ करके बोल सकते हैं ना, इस कांसेप्ट को जनरलाइज़ करके बोल सकते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि अच्छे ध्यान रखना कि किसी मिरर का कोई छोटा-सा टुकड़ा या लेंस का भी कोई छोटा-सा टुकड़ा भी इमेज बनाने के लिए काफ़ी है। ध्यान रखना कि इमेज बनाने के लिए बड़ा-सा मिरर या पूरा लेंस ज़रूरत नहीं है। है ना? ध्यान रखना कि लेंस हो या मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा भी इमेज बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। हाँ बच्चों, अब इसी कांसेप्ट का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुमको करना है, ठीक है ना? देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई सी दीवार है या कोई सी वॉल है, जिसकी टोटल लेंथ L है और इस दीवार के सामने और इसके पैरेलल कोई ऐसा प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक? अब देखो दीवार और प्लेन मिरर के बिल्कुल बीच में, सॉरी बच्चों, ठीक है? तो ये दीवार और प्लेन मिरर के बिल्कुल बीच में कोई ऑब्जर्वर है, बिल्कुल बीच में, मतलब उसकी दीवार से भी डिस्टेंस x और प्लेन मिरर से भी डिस्टेंस x है। तो दीवार और प्लेन मिरर के बिल्कुल बीच में कोई ऑब्जर्वर है और चित्र से ही दिख रहा है कि ऑब्जर्वर अपनी आँखें इधर किए हुए है। तो तुम बताओ कि ऑब्जर्वर आँखें इधर किए हुए है, तो बताओ जो दीवार होगी वो तो इसके पीठ के पीछे होगी ना? तो बताओ, दीवार तो इसके पीठ के पीछे होगी, मतलब इस ऑब्जर्वर को दीवार तो नहीं दिखेगी, लेकिन इस मिरर में या इस कांच में दीवार की इमेज ज़रूर दिखेगी, है ना? तो वही कि दीवार तो पीछे रह गई तो उसको दीवार तो नहीं दिखेगी, लेकिन इस मिरर के अंदर दीवार की इमेज ज़रूर दिखेगी। बस हमको पूछा है कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करो और इसको खुद ट्राई। हाँ बच्चों, शायद तुमने इसको कर लिया होगा, फिर भी एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये तो हमको पूछा था कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। ये तो देखो, कंप्लीट इमेज देखने का कांसेप्ट इस वाले एग्जांपल में हम पढ़ चुके थे ना, बस इस क्वेश्चन को भी उसी कांसेप्ट से करेंगे, है ना? तो मान के चलना कि कभी भी कंप्लीट इमेज देखने का क्वेश्चन हो, तो उसके लिए वही कांसेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना?
तो चलो पहले मान लेते हैं कि दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट से रे निकल रही है। तो तुम बताओ कि दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट से निकलने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आदमी की आंखों तक पहुंच जाए तो उसको टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी। और ऐसे ही मान लेते हैं कि दीवार के बॉटम मोस्ट पॉइंट से रे निकल रही है। तो बताओ ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच गई तो उसको बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन को भी उसी कंसेप्ट से किया था ना, तो इसको भी उसी कंसेप्ट से कर सकते हैं ना, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं। बताओ दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट से रे निकलेगी, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच गई तो उसको दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी। और वैसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट से भी रे निकलेगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंच गई तो इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज दिख जाएगी। तो बस दीवार के टॉप मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी और बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी इमेज दिख जाएगी, मतलब इसको दीवार की कंप्लीट इमेज दिख जाएगी। तो तुम खुद बताओ कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का ही मिरर यूज हो रहा है, उसके बाद वाला जो मिरर है उसका यूज हो ही नहीं रहा ना। तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि दीवार की कंप्लीट इमेज देखने के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक का ही मिरर यूज हो रहा है। तो बताओ कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ इतनी होगी, है ना? बस कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए आँखों के ऊपर मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ y मान लेते हैं, तो सिमेट्रिकली आँखों के नीचे भी रिक्वायर्ड लेंथ y होगी। सिमेट्रिकल है सब कुछ। बस मान लेते हैं कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए आँखों के ऊपर भी मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ y और आँखों के नीचे भी मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ y। बस ये y कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि बताओ ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ज्योमेट्री लगानी होगी और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि प्लेन मिरर में ज्योमेट्री लगाने का, है ना? प्लेन मिरर में कभी भी ज्योमेट्री लगानी हो तो उसके लिए रटा-रटा है एक ही कांसेप्ट कि हम सिंपली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से आने वाली जो रे है, ठीक है ना? तो सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से आने वाली जो रे उसको पकड़ते हैं और उसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना? वही कि जो सबसे पहली रेस को पकड़ते हैं, इसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो बताओ इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बना दिया, है ना? तुम्हारी श्रद्धा हो तो इसको भी ले सकते हो, वो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सेम ही होंगे ना। बस इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनाते हैं। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना, देख चुके हैं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वो सिमिलर जरूर होंगे और सिमिलर होंगे तो साइड सेम रेशियो में होंगी। तो तुम बताओ कि इसकी एक्स वाली साइड x है और इसकी एक्स वाली साइड 2x है, बताओ ना। ये x और ये x तो 2x हो गई ना। तो बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल साइड x और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड 2x है। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इसकी हॉरिजॉन्टल साइड डबल है तो प्रोपोर्शनली वर्टिकल साइड भी डबल होगी। तो बताओ इसकी वर्टिकल साइड y है तो इसकी वर्टिकल साइड कितनी हो जाएगी 2y। वैसे ही लास्ट रे को कंसीडर करते हैं, है ना? वैसे ही हम लास्ट रे को कंसीडर करते हैं तो तब बॉटम पॉइंट से निकलने वाली रे को भी कंसीडर करते हैं और उसमें भी वही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से वही राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। क्या हो रहा है? ये तो बॉटम मोस्ट पर वाली रे को कंसीडर करते हैं और उसमें भी वही इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इंसिडेंट रे से राइट एंगल ट्रायंगल ये और रिफ्लेक्टेड रे से ये। यहाँ भी वही कहानी चलेगी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर जरूर होंगे, साइड सेम रेशियो में होंगी। तो बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल साइड x और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड 2x, इसके कंपैरिजन में इसकी हॉरिजॉन्टल साइड डबल है तो प्रोपोर्शनली वर्टिकल साइड भी डबल होगी। तो इसकी वर्टिकल साइड y है तो इसकी डबल होगी मतलब 2y। तो बस अब बची ये वाली डिस्टेंस तो ये वाली डिस्टेंस तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है ना। तुम खुद बताओ कि ये वाली डिस्टेंस 2y है ना? बताओ ये डिस्टेंस 2y है तो उसके पैरेलल ये भी डिस्टेंस 2y हो जाएगी। बस आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ
कि ये भी डिस्टेंस 2y, ये भी डिस्टेंस 2y और ये भी डिस्टेंस 2y, तो बताइए दीवार की टोटल लेंथ कितनी हो, है ना? ये भी 2y, ये भी 2y और ये भी 2y, तो बताइए दीवार की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2y प्लस 2y प्लस 2y में तो 6y, और दीवार की टोटल लेंथ हमको कितनी दे रखी है? l, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू l बाय 6 आ जाएगा। तो बस हमको पूछा है कि कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ बताओ। कंप्लीट इमेज देखने के लिए आंखों के ऊपर रिक्वायर्ड लेंथ y, आंखों के नीचे भी रिक्वायर्ड लेंथ y, तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी? 2y, तो 2 इंटू y की जगह क्या लिख सकते हैं? l बाय 6, तो मिरर की मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ l बाय 3 आ गई। तो इस तरह से इसको कर सकते हो तुम। हाँ बच्चों, इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एल लेंथ का कोई प्लेन मिरर है जो टेढ़ा रखा है, मतलब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर रखा है, और मिरर बिल्कुल फिक्स है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट v की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। तो हमको देखना है कि ये इंसेक्ट कितने टाइम तक ये इंसेक्ट अपनी खुद की इमेज देख पाएगा, वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, तो हमको पूछा है कि कितने टाइम तक ये खुद की इमेज देख पाएगा, वो देखना है। तो देखो, सबसे पहले खुद की इमेज देखने का कंसेप्ट सीखना है एक बार, है ना। खुद की इमेज देखने का कंसेप्ट क्या होता है वो देखना है, देखना। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि बताओ अगर खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के अगर खुद की आंखों तक पहुंच गई, है ना, तो खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक पहुंच गई, तो वो खुद की इमेज देख पाएगा ना। ये इसका कंसेप्ट होता है। चलो तुम सोच के बताओ कि शुरू में इंसेक्ट बहुत दूर है, तो बता जब इंसेक्ट बहुत दूर होगा तब क्या खुद की इमेज देख पाएगा? क्या नहीं देख पाएगा, है ना। तो तुम कॉमन सेंस से बताओ, ठीक है ना। तुम कॉमन सेंस बताओ कि जब इंसेक्ट बहुत दूर होगा, है ना, जब इंसेक्ट बहुत दूर होगा तब तो इसकी रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं चली जाएंगी, ये बोल सकते हैं कि जब इंसेक्ट बहुत दूर होगा तब तो इस इंसेक्ट से निकलने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं चली जाएंगी। तो बताओ, खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, है ना। तो खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगी, मतलब अभी तो ये खुद की इमेज नहीं देख पाएगा, है ना। बहुत दूर होगा तब तो ये खुद की इमेज नहीं देख पाएगा। तो बस सबसे पहले हमको देखना है कि पहली बार ये खुद की इमेज कब देख पाएगा, वो देखना है ना, ध्यान देना। बस हमको देखना है कि पहली बार एक खुद की इमेज कब देख पाएगा, वो देखना है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली मिरर के इस किनारे पर परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना। ये करते हैं कि मिरर के इस किनारे पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और तुम सोच के बताओ कि बताओ जब इंसेक्ट इस परपेंडिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगा, है ना, सोच के बताओ कि बताओ जब इंसेक्ट परपेंडिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगा तब ये खुद की इमेज पहली बार देख पाएगा। ठीक है, तो इसको तुम लॉजिकली कर सकते हैं ना। तो सोच सकते हो, बताओ जब ये इंसेक्ट है ना, जब इंसेक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगा तो इंसेक्ट से निकलने वाली वो रे जो मिरर के बिल्कुल किनारे से टकरा रही है ना। बताओ, इंसेक्ट से निकलने वाली वो रे जो मिरर के बिल्कुल किनारे से टकरा रही है, वो मिरर से परपेंडिकुलर टकराएगी, और परपेंडिकुलर टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल परपेंडिकुलर बाउंस होगी, उल्टे मुंह लौट जाएगी। तो बताओ, खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक पहली बार पहुंच पाएगी, मतलब यहाँ पहली बार खुद की इमेज देख पाएगा, बोल सकते हैं ना। बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन पर होगा, तो इंसेक्ट की वो रे जो मिरर के किनारे से टकरा रही है, वो रे परपेंडिकुलर टकराएगी, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बताओ पहली बार खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक पहुंच पाएगी, और खुद की रे रिफ्लेक्ट होकर के खुद की आंखों तक पहुंच पाएगी, तो यहाँ वो पहली बार खुद की इमेज देख पाएगा। फिर बताओ, बाकी इन पोजीशन पर तो खुद की इमेज आराम से देख ही लेगा, और लास्ट इस पोजीशन पर खुद की इमेज देख पाएगा। बस बताओ, ये खुद की इमेज है ना, ये खुद की इमेज कहां से कहां तक देख पाएगा? यहाँ से यहाँ तक देख पाएगा। कह सकते हैं ना कि इनसे खुद की इमेज कहां से कहां तक देख पाएगा? यहाँ से यहाँ तक खुद की इमेज देख पाएगा।
बस हमको देखना है कि खुद की इमेज कितने टाइम तक देख पाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो टाइम के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। देखो, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन है ना, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बताओ ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा है और बेस एल है, तो हाइपोटेनस देखना है। तो स्मार्ट पर्सन तो देखते ही बोल सकता है कि इस ट्रायंगल का बेस एल है, तो हाइपोटेनस तो ज्यादा होगा इससे एल cos थीटा नहीं होगा, उसकी जगह एल sec थीटा होगा। या तुम चाहो तो छोटे बच्चों टाइप से कर भी सकते हो कि बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का काम एल कर रहा है, हाइपोटेनस कितना होगा वो देखना है ना। तो तुम बताओ कि बेस और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है? cos थीटा। और हमको पता है कि cos थीटा बेसिकली क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बताओ बेस का काम तो एल कर रहा है, अपन हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस को इधर और cos थीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ ट्रांसफर करेंगे तो है ना, ट्रांसफर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना हो गया? एल ओपन cos थीटा, या एल और 1 ओपन cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं। बेस एल है तो हाइपोटेनस एल sec थीटा। लेकिन ध्यान रखना कि अच्छे ध्यान रखना कि मूर्खों टाइप से कैलकुलेशन हमने लास्ट बार की है ना? तो आगे बेवकूफ टाइप से, है ना, आगे बेवकूफ टाइप से 9-10 के बच्चे के टाइप से लिखने का टाइम नहीं है। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एल है, तो हाइपोटेनस तो ज्यादा होगा इससे एल cos थीटा की जगह एल sec थीटा। तो बस यहाँ से यहाँ तक इनसे खुद की इमेज देख पाएगा। तो बताओ जब तक ये इनसे खुद की इमेज देख पाएगा तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एल sec थीटा। बस यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा वो देखना है। बस इंसेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ इंसेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? डिस्प्लेसमेंट ओपन स्पीड। तो बताओ इंसेक्ट का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एल sec थीटा ओपन इसकी स्पीड भी, तो इंसेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगेगा, मतलब इतने टाइम तक ये खुद की इमेज देख पाएगा।